देखिए, सबसे पहले जो अभी हम टॉपिक करने वाले हैं वह हम बहुत देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या एक हैं या अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी हम देखेंगे। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में? दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में, जिसको कौन एनफोर्स करवाता है? जिसको लॉ एनफोर्स करवाता है। मतलब कि एक एग्जांपल लो, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, 1,000 रुपये दूंगा अगर तुम मुझे क्या दो, अपना घोड़ा दे दो। ठीक है, मतलब अपना हॉर्स अगर तुम मुझे दोगे तो मैं आपको उसके बदले 1,000 रुपये दूंगा। बी कहता है भाई ठीक है। तो अब ये बताओ, उनके बीच में जो हुआ वो क्या है? एक एग्रीमेंट है। किस किस के बीच में हुआ? ए और बी के। यहाँ पर ए बी सी डी से भी ये चीज़ बोल सकता था, ठीक है ना, बहुत सारी पार्टीज भी हो सकती है। और जिस टाइम पर ये एग्रीमेंट हुआ, अगर वो एग्रीमेंट सपोज करो उन दोनों पार्टी ने साइन कर दिया, जैसे ही वो लोग उस चीज़ को साइन करेंगे तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। तो मतलब कि जो चीज़ लॉ इन्फोर्स करा देती है, जिस एग्रीमेंट को लीगली क्या हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, सब कुछ उनका एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो वो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाते हैं। मतलब कि वो लॉ उसको इन्फोर्स कर देता है, जो क्या बन जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट। का क्या बताता है? अब देखो, हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सो बेयर एक्ट खोलिए, उसमें आपको सेक्शन दिख रहा होगा 2H। सेक्शन 2H मेरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बोलता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कोई भी एक एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या चीज़ बोल सकती हूँ कि बेसिकली एग्रीमेंट जो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने दो पार्टी पढ़ी, जब भी आपने स्टार्ट करोगे तो हम क्या देखते हैं कि दो पार्टी होती हैं, एक जो ऑफर बनाती है, दूसरी जो उसको एक्सेप्ट करती है। सो बेसिकली जब इन ऑफरी एंड एक्सेप्टेड जो चीज़ है उनके बीच में जब एक एनफोर्सेबल बाय लॉ कोई चीज़ आ जाती है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, सामन ने क्या बोला। सामन ने मुझे क्या बोला, मतलब मुझे नहीं, नॉर्मली सामन ने क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है जो क्रिएट करता है। इन्होंने क्या करा, एक वाइड फॉर्म में बता दिया, क्रिएट करता है और डिफाइन करता है। किस चीज़ को क्रिएट करता है और किस चीज़ को डिफाइन करता है? ऑब्लिगेशंस को। ऑब्लिगेशन समझते हैं ना, हमारी ड्यूटी जो होती है बिटवीन द पार्टीज। मतलब कि ये हमारी ड्यूटीज़ को या यानी कि ये हमें कैसे ऑब्लिगेशंस को हमारे क्रिएटिव डिफाइन करता है। वो देखो, ए ने ऑफर किया बी को कि तुम मुझे अपनी कार दो, कार के बदले मैं क्या दूंगा तुम्हें, 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अब ए क्या कर रहा है, ए ने ऑफर दिया तो किसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी? बी की ऑब्लिगेशन नहीं हो जाएगी कि तुम उसको कार देनी पड़ेगी, और ए की ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी, इसको वो 5 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो यानी कि सामन क्या बोलता है कि एक एग्रीमेंट है, ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, तो उसने क्या क्रिएट किया, क्या डिफाइन किया कि इन दोनों की एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिनको मानना पड़ेगा, और उन्हीं ऑब्लिगेशंस को उसने नाम दे दिया, उस ऑब्लिगेशंस के एग्रीमेंट को उसने नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्ट का। इज इट क्लियर? अभी हम जो तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इसके असेंशियल एलिमेंट्स। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला आ जाता है मेरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेसिकली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आप कुछ भी अगर आप वो करोगे, कोई भी एग्रीमेंट आप बनाते हो, तो एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्टेंस देता है। मतलब कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी होना चाहिए। कौन कौन सी पार्टी होनी चाहिए? एक प्रॉमिसर, एक प्रोमिसी। प्रॉमिसर जो प्रपोजल जो ऑफर बना रहा है उसको प्रॉमिसर बोलते हैं। 2C में ये डेफिनेशन दी गई है, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज नोन एज द प्रोमिसी। जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोजल को, वो मेरा प्रोमिसी होता है। यानी कि एक ऑफर होना चाहिए और उसका उस ऑफर का फिर एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। देन आता है मेरा सेकंड,
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जो इंटेंशन होती है वो लीगल रिलेशनशिप को करने की, क्रिएट करने की आपकी इंटेंशन होती है, ना कि सिंपल एज BF-GF वाली रिलेशनशिप नहीं चल रही है, पर लीगल रिलेशनशिप चल रही है। इसका देखो कैसे, द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद दैम। जनरली क्या होता है, द एग्रीमेंट ऑफ सोशल, डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल नेचर को कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानते, क्योंकि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। अगर हमने देखा कि अगर कहीं पर इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप नहीं है और फिर भी कोई केस कोर्ट के सामने आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और इससे रिलेटेड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड पर कोई भी जो कोर्ट रहेगी वो जजमेंट नहीं देगी। इसी से रिलेटेड बहुत ही लीडिंग केस है, दैट इज़ द बैफलर वर्सेस बैफलर। इसमें क्या होता है, एक हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ को ये प्रॉमिस करता है कि वो उसको 30 पाउंड्स क्या करेगा, हर महीने एज अ अलाउंस भेजता रहेगा, क्योंकि वो दोनों सेपरेट, मतलब कहीं और उसकी जॉब लग गई थी, वो वहाँ पर रह रहा था। अब क्या हुआ, कुछ महीनों तक तो उसने भेजे, लेकिन उसके बाद में उसने पैसा नहीं भेजा। अब वाइफ ने इस बात पे कर दिया क्लेम और बोलने लगी कि जज साहब, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब मैं बाहर जाऊंगा, जब मैं बाहर रहूंगा तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें हर महीने 50 पाउंड भेजूंगा, लेकिन अब तो वो नहीं भेज रहे, तो मुझे तो अपना पैसा चाहिए। अभी जज साहब क्या बोलते हैं कि देखो मैम, बात है ऐसी कि एग्रीमेंट जो है ना आप दोनों का, वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करना था, आपका मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, इसलिए तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आपके बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए हस्बैंड जो है वो बाउंड नहीं रहेगा आपको वो पैसा देने के लिए। थर्ड जो मेरा पॉइंट आता है वो आता है मेरा फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। बेसिकली जब मैं सेक्शन 13 एंड 14 पढ़ूंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का, तो मुझे सेक्शन 13 में बोला गया है कि कंसेंट क्या होती है। सो कंसेंट को उन्होंने क्या बोला कि व्हेन द पार्टीज आर एग्रीज अपॉन द सेम थिंग एंड सेम सेंस। बेसिकली क्या उन्होंने बोला कि दोनों पार्टीज जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रही है, क्या चीज़ पे एग्रीमेंट है और किस रूप में है, वो दोनों को क्लियर होनी चाहिए। उनके बीच में कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बीच में डाउट ना हो। और फ्री कंसेंट क्या बोलता है, सेक्शन 14 मेरा बोलता है कि फ्री कंसेंट इट्स सेड टू बी व्हेन द एग्रीमेंट इज when the agreement is done without coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स हम आगे देखेंगे, बेसिकली इतना यहाँ पर इनफ है। उसके बाद चौथा मेरे पास आ जाता है पॉइंट लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब हम 2D में देखते हैं क्या, कि समथिंग इन रिटर्न। मोटा मोटा बता रही हूँ, जब प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पूरा कंप्लीटली समझाऊंगी। अभी देखो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जब भी दो पार्टी एक दूसरे से क्या करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं, तो इनका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर पर होना चाहिए जो इलीगल ना हो, जो लॉफुल हो। बेसिकली क्या होगा कि कंसिडरेशन मीन्स एन एडवांटेज और बेनिफिट moving from one party to another, in other words something in return। clear। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ जाता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हो या नहीं, वो हम कैसे देखेंगे। हम देखते ऐसे हैं कि हमारे पास सेक्शन 11 दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उन्होंने बोला है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही हैज़ एज ऑफ मेजोरिटी, अगर वो 18 साल से ऊपर का हो चुका है, अगर वो साउंड माइंड है, मतलब कि ऐसा ना हो कि उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है उसको समझने में ही कैपेबल ना हो, या फिर ऐसा बंदा जिसको डिसक्वालीफाई कर रखा है लॉ ने ही, तो वो भी मेरा कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है आपके पास कि आप माइनर हैं,
अनसाउंड माइंड है या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, तो वो क्या, सॉरी, नो डिस्क्वालीफाई लॉ है, तो वहाँ पर क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो मेरा वॉइड माना जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। सेवंथ आ जाता है मेरे पास असेंशियल एलिमेंट, द एग्रीमेंट नॉट टू बी डिक्लेयर वॉइड। जो भी एग्रीमेंट आप बना रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब मेरा एग्रीमेंट वैलिड होगा। यहाँ से मैं एक चीज़ देखती हूँ कि हर एग्रीमेंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सॉरी, हर कॉन्ट्रैक्ट मेरा एग्रीमेंट होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बोल दिया एग्रीमेंट, लेकिन वो वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर वो वॉइड है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट है, चाहे वो वॉइड हो, लेकिन फिर भी उनमें आपस में अगर लेन देन है, लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो भी मेरा वो एग्रीमेंट रहेगा। अब बेसिकली क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड कब नहीं होगा, अगर मैं एग्रीमेंट बना रही हूँ इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिजेज, लीगल प्रोसीडिंग एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्रीमेंट मेरा वॉइड कब हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा कि भाई मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर तू सी से शादी नहीं करेगा तो। अब ये तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा सर्टेनिटी का। सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को लेकर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। मीन्स द एग्रीमेंट शुड नॉट बी वेग। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आप मुझे 5 टिन ऑयल दीजिए, उसके बदले जो अभी अमाउंट आपका होगा मैं आपको पे करूँगा। अब बी ने क्या करा, बी के पास कस्टर्ड ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स थे यहाँ पर, लेकिन उसने यहाँ पर कोई भी सर्टेन ऑयल का नाम तो नहीं बताया ना। तो जैसे ही अगर ये कोई और ऑयल दे देता है तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइड हो जाएगा, क्योंकि बी बोल देगा सर आपने सर्टेन ऑयल का मुझे नाम नहीं बताया था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा जिस बेस पर हुआ था एक्चुअल में मुझे वही नहीं पता, हमारा तेल पे हुआ था, लेकिन कौन से तेल के लिए आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे वो तो पता ही नहीं। तो सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। सो बेसिकली अगर आप इतना भी लिख दोगे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे लॉन्ग पूछा जाएगा तो आप इसमें टाइप्स और ऐड कर दोगे। टाइप्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, देखते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।